और जैसा कि आप जानते हो ग्रामीण परिवेश में बहुओं को उतना नहीं, मतलब मेरी जो फैमिली थी वो इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो वो जो दौर था जब मैं तैयारी करने के लिए जयपुर आई और 2016 में जब मेरी जॉब लगी, 3 साल के लगभग वो जो दौर था, वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल टाइम था। क्योंकि उस टाइम बस केवल टेंशन ही टेंशन होती थी और आपके पास कुछ आप कर नहीं सकते बस। तो मैंने उस टाइम पे बस केवल अपने आप को यही समझाया कि मुझे करना है। सर आरएस एग्ज़ाम, एक तो मेरा बेटा भी मुझे बहुत मोटिवेट करता था और वो जब से छोटा था तब से ये कह सकते हो कि मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद ही पढ़ाई की है। तो वो मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलता था कि मेरी मम्मी आरएस बन जाएगी। जब भी मैं घर जाती थी तो मतलब वो मुझे बोलता ही था। और दूसरा मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स, मतलब मैं बोलूँगी अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं शायद ज़िंदा ही नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ मैंने लाइफ में देखी उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पेरेंट्स मेरे अनएजुकेटेड हैं, लेकिन मुझे जब मैंने बोला कि भाई मेरे को आरएस करना है तो मुझे फुल्ली सपोर्ट किया कि आप चाहो तो चाहे जॉब छोड़ के कर लो, चाहे लीव लेके कर लो, कैसे भी कर लो। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की हमारी मेहमान है राजस्थानी बहू, आरएस अधिकारी, आरएस 2021 की टॉपर अंजू यादव। अंजू यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैम देगी अपना इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम अंजू यादव है और 2021 आरएस में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे डीवाईएसपी पद मिलने की संभावना है। और मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं और एक 11 साल का बेटा है और हम 4 बहनें हैं और ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचिंग कर रही हूँ। अब आपको डीवाईएसपी पोस्ट मिलने वाली है। जी सर। अब आपको कैसा फील आ रहा है? सर सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के एनवायरनमेंट में और अब के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मैं एक ऐसी महिला रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जिसने अभाव में जीवन जिया है और एक कह सकते हैं कि एज ए पीड़ित महिला रही हूँ। शादी के बाद पढ़ाई की है, फिर जॉब लगी हूँ, बेटे को पाला है, हस्बैंड की डेथ के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और अब सिलेक्शन के बाद अलग ही रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो फीलिंग आती है कि अब कहीं ना कहीं मैं वो जो पीड़ित से सशक्त महिला वाला जो किरदार है उसमें अब मैं हूँ। और आपका क्या मानना है कि जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है जी सर। उस टाइम पे वो बहुत बड़ी लगती है, जी सर। लेकिन जब एक बार उनसे आगे निकल जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, जी तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि ठीक है, जैसा भी था ठीक था, अंत भला तो सब भला, ये कहावत जी ठीक है। सर, मेरे को लगता है ये सही बात है, क्योंकि जीवन में हमारे जो भी घटनाएं होती हैं उनका कोई रीज़न होता है। अब हम पे डिपेंड है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों में क्या सोचते हैं और उनको किस तरह से लेते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, जैसे 2012 में जब मैंने मेरे बेटे को पेरेंट्स के पास छोड़ा था, तो उस टाइम का ये डिसीजन सबको लगता था कि सही नहीं है। लेकिन अभी जब 2021 में हस्बैंड की डेथ हुई और तो उसके बाद जो मैंने चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि वो मेरा जो डिसीजन था उस टाइम का वो एकदम बेस्ट था, क्योंकि एटलीस्ट मैं इंडिपेंडेंट थी। तो मुझे वो समस्याएं नहीं हुई जो अन्य लोगों को हो रही हैं। ओके। जैसा कि आपने बताया कि आप एक टीचर हैं, है ना? जी सर। आपने बताया था अभी। हाँ जी। आपको आरएस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो एजुकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही की है, गांव से ही की है। उसके बाद डिस्टेंस से बीए किया और फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद ऐसी परिस्थितियां हुई कि मुझे ऐसे लगा बेटा होने के बाद कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो तब मेरे माइंड में आया, तो मैंने अपने बेटे को मेरे पेरेंट्स के पास छोड़ा और फिर मैं जयपुर तैयारी करने के लिए आ गई। जब मैं तैयारी कर रही थी और 2016 में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था टीचर में, तो तभी मेरे गांव के थे महेंद्र जी, उन्होंने मुझे देखा था पढ़ते हुए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप जितनी मेहनत टीचिंग में कर रहे हो ना, इतनी अगर आप पीसीएस में करोगे ना तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने पहली बार उनके मुंह से ही आरएस वर्ड सुना था, उससे पहले मेरा आरएस से कोई लेना देना नहीं था। पता तक नहीं था। पता तक नहीं था, क्योंकि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और चूँकि जो मेरा जो बर्थ है वो भी हरियाणा में हुआ है, तो वहाँ पर ऐसा कोई माहौल ना तो बाहर था जिस तरह के एनवायरनमेंट में रही और ना ही घर में था।
तो मुझे लगा, और उसके बाद 2 साल बाद जब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ प्रिपरेशन, तो मैंने फिर प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की थी। सो जैसा कि आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, जी सर। सो आप अपनी थोड़ी जर्नी को भी एक्सप्लोर करें। लाइक आप पहले एक तरह से कुछ भी नहीं थे 2009 में, जी फिर आप टीचर बने। जी टीचर बनने के बाद आज आरएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, डीवाईएस जी की पोस्ट मिलने वाली है। जी तो सर। वहां से लेके यहाँ तक का सफर। सर अगर 2009 से लेके और अब 2024 से उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि एक तो शादी बीए में ही करना, और फिर उसके बाद बच्चा होना, और फिर ऐसे माहौल में रहना जहाँ पढ़ाई का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, और फिर मजबूरी हो जाना कि मुझे जॉब चाहिए सरवाइव करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो उस माहौल में डिसाइड करना, और जैसा कि आप जानते हो ग्रामीण परिवेश में बहुओं को उतना नहीं, मतलब मेरी जो फैमिली थी वो इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो जब मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे को पढ़ाई करनी है आगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी। वो जो हर महिला जो फेस करती है शादी के बाद, वो मेरे को भी प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम पे। लेकिन मैंने अपने आप को उन परिस्थितियों में मैंने सोच लिया था कि मुझे करना ही है, तो फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे उसके लायक बनाया, और मैं यहाँ तक पहुँची। सो जैसा कि आपने बताया, आपको प्रॉब्लम्स का काफ़ी सामना करना पड़ा है ना। जी सर। तो और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको आपने फेस किया है? सर एक प्रॉब्लम तो ये थी कि शादी के बाद पढ़ना, जिसमें सभी लोग सपोर्ट नहीं करते। दूसरा मुझे लगता है बच्चा होने के बाद उसको अपने पेरेंट्स के पास जब छोड़ा तो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे हुई। इसके अलावा ये था कि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, तो गाइडेंस भी नहीं थी। तो जो भी चीज़ें सीखी वो विद टाइम कह सकते हो कि ठोकर खाई और फिर सीखी। मुझे खुद भी लगता है कि अगर मुझे गाइडेंस टाइम पे मिली होती, तो जो मुझे अब मिला है ये शायद मुझे बहुत सालों पहले मिल सकता था। इसके अलावा हस्बैंड की डेथ के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सोसाइटी का आपके लिए जो एक नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो भी मैंने काफ़ी फेस किया। ओके, और इन सब प्रॉब्लम्स में से आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी लगी और आप उससे बाहर कैसे निकले? सर इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मेरे बेटा होने के बाद हुई थी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके पास ही रहे, मतलब उसका बच्चा उसके पास ही रहे। लेकिन ज़िंदगी है तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें चूज़ करना पड़ता है एक को। तो उसी सिलसिले में मैंने अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा था। तो हर साल उस टाइम ना तो मैं उसके बर्थडे पे जा पाती थी, और ना ही मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग थी। तो वो जो दौर था जब मैं तैयारी करने के लिए जयपुर आई, और 2016 में जब मेरी जॉब लगी, 3 साल के लगभग वो जो दौर था, वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल टाइम था। क्योंकि उस टाइम बस केवल टेंशन ही टेंशन होती थी, और आपके पास कुछ आप कर नहीं सकते बस। तो मैंने उस टाइम पे बस केवल अपने आप को यही समझाया कि मुझे करना है। और दूसरा मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स, मतलब मैं बोलूँगी अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं शायद ज़िंदा ही नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ मैंने लाइफ में देखी उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पेरेंट्स मेरे अनएजुकेटेड हैं, लेकिन मुझे जब मैंने बोला कि भाई मेरे को आरएस करना है, तो मुझे फुल्ली सपोर्ट किया कि आप चाहो तो चाहे जॉब छोड़ के कर लो, चाहे लीव लेके कर लो, कैसे भी कर लो। क्योंकि मुझे अपने पापा की एक बात याद थी जब मैंने घर छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने बोला था देखो अगर जा रही हो तो फिर मतलब लग के ही आना है। क्योंकि उस टाइम की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ससुराल वाले तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में वही बोलते हैं कि जाना है तो जाओ फिर, है ना, एक वो प्रेशर रहता ही है। तो पापा ने एक लाइन बोली थी कि काला सिर का आदमी कुछ भी कर सकता है, मतलब इंसान है वो कुछ भी कर सकता है। तो वो बात मैंने गांठ बांध दी थी, और पूरी प्रिपरेशन के दौरान जब भी मेरे को लगता कि नहीं अब तो मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसको रिवाइज अपने माइंड में कर लेती थी। और हमेशा मतलब बेटे को और अपने पापा को मतलब हमेशा माइंड में रखा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो जो टाइम है, हर चीज़ का एक फेज़ होता है, हर समय होता है एक मुश्किल, और उसके बाद आसान समय भी आता है। तो मुझे लगता है कि जो फेज़ था वो निकल गया था उस टाइम पे। और आपको क्या लगता है कि आपके पास पर्सनल, प्रोफेशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स तीनों साथ आई थी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। सो जब ये पर्सनल प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रॉब्लम आती है और प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उस टाइम पे आपके पास मोटिवेशन सोर्स क्या था कि आपको आरएस एग्ज़ाम करना ही है?
और जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया? सर आरएस एग्ज़ाम, एक तो मेरा बेटा भी मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और वो जब से छोटा था तब से ये कह सकते हो कि मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद ही पढ़ाई की है। तो वो मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलता था कि मेरी मम्मी आरएस बन जाएगी। जब भी मैं घर जाती थी तो मतलब वो मुझे बोलता ही था। और उसका एक वाक़या मैं बताना चाहूँगी। एक बार क्रिसमस डे था, तो हम उसको बोल दें कि जो भी बच्चा इस दिन माँगता है ना तो उसका विश पूरी हो जाता है। तो उसने हमने अगले दिन नोटिस किया कि उसने तकिए के नीचे एक पर्ची लिखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि मेरी मम्मी को आरएस बना देना आप। तो वो जो स्लिप है उसकी पर्ची वो मेरे साथ आज भी है। तो ऐसे मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता था। और मेन वही है कि मेरे बेटे को उन्होंने पाला, ग्रामीण परिवेश में उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, और मुझे उसके लिए मतलब बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती थी। मुझे लगता था कि वो एकदम सही जगह पे है। और जब भी कभी जैसे डाउन मुझे फील होता कि नहीं लाइफ में क्या ही हो रहा है, क्या होगा कैसे, तो मुझे हमेशा बोलते थे कि मेरे एक्सपीरियंस हैं, लाइफ में एक समय होता है और वो गुजर जाता है, फिर सब सही हो जाता है। तो हमेशा मतलब पापा मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे। तो जब भी मेरे को ऐसे लगता तो पापा से बात कर लेती थी या बेटे से बात कर लेती थी। दूसरा, मैं डायरी राइटिंग भी करती हूँ, तो कभी फील होता था तो मैं डायरी में भी डेली लिखती थी कुछ ना कुछ। इसके अलावा जैसे मंदिर चली जाती थी, जो लोग अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उनसे थोड़ा बात करती थी, तो ऐसे मुझे हो जाता था। और आपने आरएस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से किया या फिर कोचिंग से? सर मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, बस टेस्ट सीरीज मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में दी थी और मॉक के लिए भी मैं स्प्रिंग बोर्ड में ही गई थी। सो फाइनली आप सक्सेसफुल हो गई है ना? जी सर। सो मैंने आपको जो टाइटल दिया है कि राजस्थानी बहू, जी तो मुझे राजस्थानी बहू टाइटल देना चाहिए या फिर हरियाणवी बेटी टाइटल देना चाहिए या फिर भारत की बेटी टाइटल देना चाहिए? सर, मुझे लगता है भारत की बेटी टाइटल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में जन्म हुआ है तो एजुकेशन भी वहीं से ली है, तो वो चीज़ें अभी भी हैं, लैंग्वेज में भी वो दिखता है। और बहू यहाँ पे शादी हुई है और यहाँ पे पिछले 12-13 साल से रह रही हूँ, तो वो भी है ही। और हर भारत में तो ये दोनों चीजें दोनों हैं। चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ओके, अब ये प्रॉब्लम्स को चलो थोड़ा साइड में करते हैं और अब आते हैं स्टडी प्रॉब्लम्स पे। जी। ठीक है, सो स्टडी में सबसे मेन रोल किसका होता है? स्टडी में जो मेन रोल होता है वो स्ट्रेटेजी का होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी कोई गाइडेंस नहीं थी, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने पहले पढ़े हुए हैं और कौन से मुझे पहली बार ही पढ़ने हैं। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई और जितना टाइम मुझे मिला और जिस तरह की परिस्थितियाँ थी उसमें मैंने उनके साथ कोप अप किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हीं से पढ़ाई की। इन्हीं से पढ़ाई की। और जी। आपके फ्रेंड सर्कल ने आपकी हेल्प की? सर फ्रेंड तो कुछ एक ही लोग थे उस टाइम, तो मुझे लगता है सिलेक्शन के बाद ज़्यादा लोग जुड़े हैं। बाद में जुड़े? बाद में जुड़े हैं, क्योंकि मैं जॉब भी दिल्ली कर रही थी तो ज़्यादा लोगों से इतना कनेक्शन था नहीं। तो यानी कि सफलता के बाद तो सब मिल जाते हैं लेकिन पहले कोई नहीं होता। हाँ जी, ये तो है ही सर। सफलता के बाद तो आपके लाइजन बनते ही हैं, आपको ऑटोमेटिक लोग मतलब वो सफलता होती है तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाती है ना। हाँ। आपकी जो पूरी लाइफ है वो तो एक दूसरे फेज में भी निकली हुई होती है, वो कैसा था कैसी नहीं है वो सब चीज़ें। और आप उन स्टूडेंट्स को या फिर उन एस्पिरेंट्स को या फिर उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं? खासकर मैं बोलना चाहूँगा उनके बारे में आप बताएं कि जिनके पास में फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, सपोर्ट भी नहीं था, पेरेंट्स को छोड़ के बाकी लोगों का नहीं था। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, डिसाइड कीजिए, और अगर आपने सोच लिया है ना तो आप बाकी लोगों का टेंशन मत लीजिए, आप केवल जुट जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरा यही कि सफल होने के लिए या कहीं सिलेक्शन के लिए कोई एज नहीं होती। आप जब जागे तभी सवेरा। मैंने जैसे एक एज है 30 के बाद सोचा था, तो आप एज का नहीं सोचिए, एज मैटर नहीं करती, आप कभी भी कर सकते हैं और आप लगे रहिए।
आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मुझे अपने खुद की लाइफ से ये लगता है कि एक लड़की या जो महिला है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट होती आज से कुछ साल पहले तो शायद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होती, और इंडिपेंडेंट होने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। और मैम जैसा कि मैंने एक स्ट्रेटजी के अंदर एक चीज़ पूछना भूल गया मैं, तो जी आप सर। उसके बारे में बताइए कि लाइक आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 98 मार्क्स थे। 98 मार्क्स थे। और कट ऑफ कितनी गई थी उस टाइम? कट ऑफ सर आई थिंक 80 के समथिंग गई थी। 80 गई थी, और अगर कैटेगरी की बात करें तो मेरी शायद 35 ही गई होगी। फिर भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हाँ है ना। हाँ आपने जो रियल कट ऑफ है उसको हाँ जी, क्वालिफाई हाँ किया जी, था। हाँ जी। और मेंस के मार्क्स क्या है आपके? मेंस के मेरे 308 हैं। 308 है। और हाँ जी। इंटरव्यू के इंटरव्यू में सर 41 है। 41 है। ओके। सो मैम ये क्वेश्चन स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जी एज ए फीमेल आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। जी बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो जिन्होंने 12th किया, अगर वो और ग्रेजुएशन किया, वो भी कॉलेज आजकल प्राइवेट होता है वैसे हो जाता है। सो या तो उन्हें मौका नहीं मिलता, या फिर वो खुद ही सोच लेते हैं कि हमें अब मौका, तो हम बोलेंगे भी तो मना कर देंगे घर वाले, तो बोलना ही क्यों, इससे अच्छा शादी करो, सेटल हो जाओ। तो उस सेटल होने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि आपके साथ भी हुआ था। तो अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो उन्हें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो उनके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो आप अपनी ना एजुकेशन पूरी करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं तो पेरेंट्स को भी यही सलाह देनी चाहूँगी कि अब उनको इंडिपेंडेंट बनाएं शादी से पहले, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट वो उतना परेशान नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लो मैं मेरे केस में ही देखूं तो मेरी बीए में शादी कर दी गई थी। अब उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यू रखना ही बहुत मुश्किल होता है। ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम करो फिर पढ़ो, बाहर कहीं भेजते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर बच्चा हो गया, फिर उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे वाले एग्जाम्पल से देखें तो बेटा होने के बाद तैयारी का सोचा तो कहीं ना कहीं मैंने उसका बचपन मिस किया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं और उन्होंने आपको मिस किया। और उसने मुझे मिस किया। तो मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश करें कि शिक्षा पूरी हो और साथ ही इंडिपेंडेंट हो, तभी आप शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ केसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। और प्रॉब्लम्स की बात ही चल रही है, तो आपके साथ अब प्रॉब्लम्स तो अभी भी आ रही होंगी, जी सर। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है अब आपको लाइफ में? सर वैसे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। कुछ तो जॉब लगी तब सही हो गई थी और कुछ अब सिलेक्शन के बाद हो गई हैं। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आइडेंटिटी का जब पता चलता है तो लोगों का नज़रिया अलग हो जाता है। जैसे शादी वगैरह में भी देखा है, कई बार फील करते हैं कि वो है तो उसको थोड़ा अपशगुन के तौर पे मानते हैं, उससे अलग तरह का बिहेवियर करते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जैसे किसी से मिलते हैं और अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हो, अपनी केयर करते हो, आप अपने आप को प्यार करते हो, तैयार होके रहते हो, तो लोगों को थोड़ा अलग सा लगता है। वो अलग से ही क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी नज़रें भी कुछ कहती हैं। तो वो वाला मुझे लगता है नज़रिया थोड़ा लोगों का रहता अभी है, भी हो रहा है ये होता सब? है ये सब। तो आई थिंक ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई खुश है तो आप परेशान है कि ये इतना खुश क्यों है, इसके पास तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। और अगर वो प्रॉब्लम में है तो ऐसा होता है कि इसके साथ प्रॉब्लम है, ये खुश होना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसा ही होता है ना? वो होता है एक्चुअल में। वो सब चीज़ें आपके माइंडसेट से होती हैं। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएं और चाहे कुछ भी कर लें, वो रहेंगी ही रहेंगी। और अब इस सिचुएशन में आपको कैसा फील आ रहा है? सर इस सिचुएशन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद काफ़ी रिस्पेक्ट है ना। और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अब तक जो स्ट्रगल था ना उसको एक नाम मिल गया है, एक पहचान मिल गई है कि सिलेक्शन हो गया है फाइनली। और सिलेक्शन के बाद अच्छे अच्छे लोगों से भी मिल रहे हैं, काफ़ी नए लोग भी लाइफ में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, अभी इस सिचुएशन में आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, आपका ये एक्सपीरियंस वगैरह कैसा लग रहा है आपको? सर मैं तो पहली बार किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे ऐसे आई हूँ, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे कोई अगर एक महिला भी प्रेरित हो पाई
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी सुनती थी। और जैसे मुक्ता मैडम थी, जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा था कि उनके भी बच्चा है, वो भी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो और जैसे अभी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, जैसे स्कूल में फ्रेंड है, तो वो जैसे ऐसे बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन होना, ऐसे लगता है जैसे हमारा ही सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अलग फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर प्रिपरेशन भी छोड़िए, आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लाइफ में कुछ करने का जुनून रखें, और किसी को जज ना करें, क्योंकि जज करने से ना तो आपका कुछ जाने वाला है, ना अगले का कुछ जाने वाला है। सो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, बिंदास जिए, बी पॉजिटिव। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।